एक ऐसा इंजीनियर जो भी उसकी बहन को देखता वह उसे मार देता था। पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित एक व्यक्ति जो कि अलग अलग वक्त पर अलग अलग बिहेव करता था। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं नरसिंह यादव क्राइम की एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं घटना क्या है। यह कहानी है आंध्र प्रदेश के निजामाबाद शहर की। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम नागेंद्र रेड्डी होता है। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार और तेज तर्रार था। उसने आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई किया, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है, चाहत होती है। उससे उसका सिलेक्शन आईआईटी में हुआ। वह मद्रास से आईआईटी क्वालिफाई किया और बेंगलोर की एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। आईआईटी था ही, तो जल्दी से ही उसे कंपनी में जॉब मिल गई। कुछ दिन वह बेंगलोर वाली कंपनी में जॉब करता है। फिर किसी रीज़न के कारण उसे उस जॉब से निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो एक फॉरेन कंपनी में जॉब करने के लिए अप्लाई करता है। तो फॉरेन कंपनी से उसका सिलेक्शन होता है, उसको लंदन भेजा जाता है। तो लंदन में करीब 2 साल रहा। इसके दौरान उसकी मुलाकात आंध्रा के ही एक व्यक्ति जिसका नाम राधा कृष्ण चेपूर था। वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसके साथ उसकी मुलाकात होती है और दोनों का संबंध आपस में गहराते हैं। वो भी उसी के राज्य का, उसके गांव के बगल का रहने वाला लड़का था। दोनों साथ में लंदन में रहते हैं, जॉब करते हैं। सेम कंपनी थी, सेम कमरे में भी रहने लगे दोनों। तो वहाँ वो अच्छे से रह रहे थे। उसी के दौरान जो है नागेंद्र रेड्डी के घर वालों द्वारा राधा कृष्ण के पास मैसेज भेजा जाता है कि बेटा, बहुत बहुत आभार आपका, जो कि आपने मेरे बेटे का ख्याल रखा। उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की एक मानसिक बीमारी है। आपने इस तरह उसका ख्याल रखा, इसके लिए मैं आपका जीवन भर शुक्रगुजार रहूंगा। तो नागेंद्र की बहन से जो है राधा कृष्ण के मोबाइल पर एक मैसेज नागेंद्र के घर वाले भिजवाते हैं कि उनको थैंक यू बोल दो अच्छे से। तो दरअसल वो उनकी बहन थैंक यू का मैसेज राधा कृष्ण के मोबाइल पर भेजती है। गलती से वो मैसेज नागेंद्र रेड्डी पढ़ लेता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरी बहन को राधा कृष्ण छीनना चाहता है मुझसे और उसके साथ शादी करना चाहता है। तो जिससे नागेंद्र को गुस्सा आ जाता है और अपने बहुत ही प्रिय मित्र राधा कृष्ण को वह अब दुश्मन की नजर से देखने लगा था। तो होता क्या है, एक दिन मौका पाकर नागेंद्र ने राधा कृष्ण की हत्या कर दी और उसकी बॉडी को एक लंदन के छोटे से शहर में एक गटर के अंदर डाल दी, जिसमें उसका सिर गायब था। वहाँ की स्क्वाड टीम ने संपर्क किया तो उसका सिर गायब था और फिंगरप्रिंट भी ना मिले, ऐसा करके उसकी हथेलियों को भी काट दिया गया था। कत्ल के दूसरे दिन ही नागेंद्र रेड्डी फ्लाइट पकड़कर बेंगलोर आ जाता है, इंडिया आ जाता है और आकर यहाँ रहने लगता है। जिससे एक दिन वो अपनी बहन को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। उसकी बहन उससे मिलने के लिए जाती है। बेंगलोर में जहाँ वो रह रहा था उसके बगल एक कमरा था जहाँ पर एक राजेश नाम का व्यक्ति रहता था। वो नागेंद्र की बहन को देखकर थोड़ा मुस्कुराता है और हमदर्दी जताने की कोशिश करता है, या फिर कह दें कि कुछ बातचीत करने की कोशिश करता है। दोनों की आपस में 1 से 2 मिनट लगभग बातचीत हुई होगी। तो नागेंद्र को लगा कि ये मेरी बहन से अफेयर रखना चाहता है। उसे उस बात से भी गुस्सा आ जाता था, क्योंकि उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो है बीमारी थी, मानसिक संतुलन की बीमारी थी। तो जिससे वो मौका पाकर राजेश का भी कत्ल कर देता है और राजेश की पहचान ना हो सके इसलिए उसने सारे सबूत मिटा दिए थे। आईआईटी टॉपर था ही। कत्ल के अजीबोगरीब ख्याल उसके दिमाग में आते रहते थे और जिसके कारण उसने बिना कुछ सबूत छोड़े ही राजेश का कत्ल कर दिया। पुलिस पहले से छानबीन कर ही रही थी। राजेश के पैंट पे लगे एक टैग के कारण राजेश की पहचान की गई और उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया। तो वहां से पता चला कि एक नागेंद्र नाम का व्यक्ति राजेश से मिलने उस दिन आया था। वो काला कोट पहना था, जिससे नागेंद्र को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और करीब 2 साल की सजा सुनाई गई। दिन आता है 29 नवंबर 2006 का,
फिर जिस दिन नागेंद्र को सजा सुनाई गई, उसकी मुलाकात जेल में बड़े-बड़े रह रहे कैदियों से होती है, जो कि अपराध और जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह या कहें तो माहिर थे। जिससे जेल के अंदर नागेंद्र अपराध के या कत्ल करने के कई तरीके सीखता है और 2 साल बाद जेल से बाहर आता है। तो कर्नाटक में एक स्कूल में एक कॉलेज में वहाँ लेक्चरर की जॉब करने लगता है। इसके दौरान वहाँ एक मैडम आती थी पढ़ाने, जिसका नाम सुरेखा था। उससे उसको प्यार हो जाता है और वहीं पे वो उनसे शादी कर लेता है। दोनों आकर हँसी-खुशी कर्नाटक में रहने लगे। जेल से उसका संबंध था ही, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करने लगा बाहर। उसको अच्छे पैसे मिलने लगे थे। फिर वो विजयवाड़ा आके रहने लगा, क्योंकि वो ज़्यादा दिन कर्नाटक में नहीं रह सकता था। उसको लग रहा था कि अगर मैं ज़्यादा दिन रहूँगा तो पुलिस मुझे किसी न किसी सुराग से या किसी न किसी वजह से ढूंढ ही लेगी। इसलिए वो विजयवाड़ा आके रहने लगा। वहाँ पे भी उसने एक तैमूर नाम के व्यक्ति का कत्ल कर दिया, जिससे जो है फिर से नागेंद्र को 3 साल की सजा सुनाई गई। वह जेल में जाता है और बीमारी का बहाना करके, उसको पता था कि अगर जेल में बीमारी का बहाना करेंगे तो जेल वाले कौन से हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इसके दौरान वो बीमारी का बहाना करता है और जैसे ही पुलिस वाले उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी टाइट थी, फिर भी वो एक डॉक्टर को एक रखे चाकू से डॉक्टर को और एक साथ में रह रहे कमरे के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की हत्या करके बाहर भाग जाता है और आकर फिर से बेंगलोर रहने लगता है। अब वह पुलिस की पूरी टीम उसके पीछे पड़ गई थी कि वो शातिर अपराधी है, उसने जो है डॉक्टर को मारा है और एक सिक्योरिटी गार्ड को की भी हत्या की है। जो है समय आता है 2011 का। जैसे ही मुखबिर द्वारा पता चला कि वह बेंगलोर आकर रह रहा है, वहाँ के डीजीपी होते हैं, तो डीजीपी साहब वो जो है उसके एनकाउंटर का ऑर्डर दे देते हैं, जिससे वो एक्सयूवी में सवार किसी दूसरी जगह पर जा रहा था। पुलिस को देखते ही जैसे ही एक सिग्नल आता है और उसकी एक्सयूवी वहाँ रुकती है, उसके अगल-बगल कुछ पुलिस वाले आने की कोशिश करते हैं। वह पुलिस को देखकर घबरा जाता है। उसको ऐसा लगता है कि पुलिस मुझे ही गिरफ्तार करने आ रही है, शायद मेरे इन अपराधों को जान गई है, जिससे वह पुलिस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है और इसके दौरान उसके कार का शीशा भी टूट जाता है और पुलिस भी उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देती है, जिससे पुलिस की एक गोली उसके गर्दन पर जाकर लगती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। नागेंद्र के घर वालों को इन्फॉर्म किया गया कि आपका बेटा एक एनकाउंटर में मारा गया है, जिससे कि नागेंद्र के घर वालों ने उसकी लाश लेने से मना कर दिया। उसने बोला कि ये मेरा बेटा नहीं है। मैंने जिस नागेंद्र को पाल-पोस कर बड़ा किया था, वो पढ़ने में बहुत ही होशियार था। वो दूसरा नागेंद्र था, वो अलग था। ये मेरा बेटा नहीं है। और उसकी बहन ने भी उसकी लाश को पहचानने से इनकार कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।